बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन की जो है इसको सॉल्व करना है और नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 12 की ये एक अहम एक्सरसाइज है। बगैर किसी ताखीर के हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताता चलूं कि मैंने आपको बड़ी तफसील से 3.1 में सारे लॉज और सारे फार्मूला इनफैक्ट प्रूव भी कराए सारे के सारे। आप वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारा कुछ मैंने उसका जिक्र भी किया। आज हम इस 3.2 को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पढ़ने से पहले एक बात बताता चलूं कि इसमें भी वो सब लॉज लगेंगे जो आप जो है पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन लॉज को एक्चुअली यहां लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो तमाम फार्मूले जो मैंने कल भी आपको कराई। मैंने कहा थोड़ा टाइम का बचत करके मैंने आपको ये ऑफलाइन में सारे लिख दिए। अब हम चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल के लिए एक बात, इस दफा उसने क्या कहा है, एवेल्युएट द इंटीग्रल्स। आपने इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करना है और उसके बाद रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। यानी आपने पहले इंटीग्रल्स फाइंड करने और उसके बाद फिर आपने दोबारा रीचेक करना। रीचेक होता है डिफरेंशिएट करके दोबारा ढूंढेंगे कि ये आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव को कहा जाता है, यानी आपने इसका एंटी डेरिवेटिव करना है, दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करके यही आंसर लेकर आना है जो हमारे सामने दिया हुआ है। तो ये इसको रीचेकिंग मेथड कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रल करेंगे। आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये इंटीग्रेशन का जो साइन है ये हमारा साइन पाई एक्स के साथ भी लगेगा और dx भी साथ लगेगा, और ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालें, और इंटीग्रेशन का साइन 3x और dx इसके साथ भी लगेगा, दोनों के साथ लगेगा। अब एक बात मैंने कल आप लोगों को समझाई थी, इनफैक्ट पिछली एक्सरसाइज में, मेरे लिए तो कल है क्योंकि मैंने वो कल कराई है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने कराई थी कि जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन फाइंड करें, आपने उसका अगर तो पावर रूल लगा रहे हैं उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अगर पावर रूल नहीं लगा रहे, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। इसका एंगल है पाई एक्स। पाई एक्स का वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, ठीक है, पाई बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वो 1 आएगा, तो हमारा आंसर पाई आ गया। यानी इसके बाहर पाई प्लेस होना चाहिए। सेम इस 3x का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो 3 होता है, वो बाहर प्लेस होना चाहिए हमारे पास। So whenever we are going to find the integration of anything, so we must have the derivative of that particular term with it. If you are doing power rule, if you're not doing power rule, you must have the derivative of its inner function outside of that particular value. So हमारे पास ये लाजमी होना चाहिए। हमारे पास पाई हमने बाहर प्लेस करना है, ये पाई हमारा डेरिवेटिव आ रहा था। So इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पाई लेकर आना है, ये पाई एक्स है, dx यहां सॉरी हम यहां पाई लेकर आएंगे अपने पास साथ dx, तब ही हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चूंकि मैंने पाई अपने पास से लिखा है तो मैं इसके असर को खत्म करने के लिए मैं डिवाइड भी बाहर लिख कर लूंगा। यही काम मेरा यहां भी होगा स्टूडेंट्स। 3x है ना, इसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसके इंटरनल जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, ये लाजमी। तो चूंकि मैंने 3 अपने पास से लाया तो मैं डिवाइड भी 3 करके उसको खत्म कर दूंगा। ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों 1 बाई पाई साइन पाई एक्स, अब मैं इसका इंटीग्रेशन यहां से निकालूंगा। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का मतलब ये वाला एंगल पाई एक्स, ठीक है। ये जम हो जाता है, याद रखना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था कि जो डेरिवेटिव आप प्लेस कराते हैं वो उसके अंदर जम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसी तरीके से साइन 3x का वही दोबारा आपका इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉस 3x, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस 3x, ठीक है। ये जम हो जाता है, आपको पहले बताया था, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा प्लस c। तो बच्चों माइनस प्लस माइनस, माइनस कॉस पाई एक्स ओवर पाई आंसर आ गया। इसी तरह माइनस माइनस प्लस कॉस 3x आ गया,
और हमारे पास प्लस सी आ गया। ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम इसको रीचेक करेंगे इसका डेरिवेटिव निकाल के कि ये वाकई अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये चीज आ रही है या नहीं आ रही। स्टूडेंट्स ये मैंने इधर लिख दिया है, अब हम इसको चेक करते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग। तो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग, यहां लिखता हूं ना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। तो मैं इसका ये तो -1/π को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, cos πx का को डिफरेंशिएट करेंगे। इसी मेथड से स्टूडेंट्स इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx cos 3x, और c को भी, c तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो बच्चों cos πx का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था -sin x, अगर याद हो तो आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है -sin थीटा πx जो भी है। लेकिन आपने यहां बात खत्म नहीं करनी होती। मैंने आपको डेरिवेटिव में समझाया था कि आपने इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। सो हमारे पास एंगल क्या है, πx, उसका भी डेरिवेटिव आपने लेना है। इसी तरह cos 3x का डेरिवेटिव होगा -sin 3x, लेकिन आपने बात खत्म नहीं करनी, आपने 3x का भी डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, 3x का भी, c का वैसे ही डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखें हमारे पास πx का डेरिवेटिव, पाई बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस sin πx/π ये आ गया, और इस πx का डेरिवेटिव हमारे पास पाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो हम ये लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास जो है वो 3 आ गया टोटल, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है। तो पाई और पाई कैंसिल हुए, sin πx -3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 sin 3x। तो बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन वही आ गया, और प्रूव हो गया कि जो हमने किया था उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास यही चीज आ रही थी। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसका भी इसी तरह इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। जनरली स्पीकिंग जब भी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर आए, आपके माइंड में आना चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो tan x होता है। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल tan, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल वापस tan हो जाएगा हमारे पास। तो आपने ये बातें कुछ याद रखनी है शॉर्ट में। ये देखिए लॉ नंबर 6 है, इसके मुताबिक सीकेंट स्क्वायर का, लेकिन आपने उसके एंगल का डेरिवेटिव निकाल के बाहर रखना है। देखें इसका एंगल क्या है, 3/2y, 3/2y, इसका आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y दिया हुआ है, जरा करके देखें। आपको पता है कि ये चीज बाहर आनी चाहिए, और डेरिवेटिव अप्लाई होता है किस पे, वेरिएबल पे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इनका डेरिवेटिव 3/2 आ गया। यानी आपका इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इस एंगल का डेरिवेटिव आपके पास बाहर होना चाहिए। तो 3/2 लाने के लिए पहले तो इस माइनस को भी बाहर लेकर जाएं। ये देखें सीकेंट स्क्वायर 3/2y, ठीक है, ये 3/2 आपको यहां प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये आप अपने पास से लिख रहे हैं, आपको ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइड वाला बाहर रख दें। डिवाइड का मतलब होता है उल्टा, देखें 2 2 से कटा, 3 3 से कटा, बैलेंस है एक्चुअली। तो हमने ये किया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3/2, तो डिवाइड वाला करेंगे तो वो उलट के हमारे पास 2/3 बन जाएगा। अब हमारे पास ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो तो उसका डेरिवेटिव होता है tan थीटा। तो ये इस पूरे का डेरिवेटिव अब हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मतलब हुआ ये, और आपको पता है जो डेरिवेटिव आपने प्लेस किया है वो इसी के अंदर जम हो चुका है, हम साथ लिख देंगे प्लस सी। ये हमारा स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। लेकिन अब हमने इसको चेक करना है ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास ये बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये बन रहा हुआ है इसका मतलब है यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब।
स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, ये हमने यहां लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड्स, सॉरी बोथ साइड नहीं है, एक ही साइड है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, दोनों आपने डिफरेंशिएट इसको कर दिया। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपका जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिखते होते हैं, और आपका डी बाई डी एक्स आ जाएगा tan 3/2y, और इसी तरह डेरिवेटिव आपका c का भी आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y करें, विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज यहां वेरिएबल y है। ठीक है, ये हमारे पास c का भी आ गया जी बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, -2/3, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ये, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, ये थीटा है हमारे पास पूरा, हमने इस थीटा का भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y 3/2y का, और इसका हमारे पास 0 आ गया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, और हमने डेरिवेटिव y का अप्लाई करना है। तो आप खुद देख लें, 3/2 को अगर मैं बाहर रखूं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो आंसर 1 आता होता है। 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 ही आएगा, सीकेंट स्क्वायर 3y/2, ये हमारे पास 1 ही आया, 3/2 ही आया, सॉरी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखें 3 से कैंसिल हुआ, याद रखना इससे नहीं काट सकते, ये एंगल का पार्ट है। 2 से कैंसिल हुआ, यूं हमारे पास माइनस सीकेंट स्क्वायर 3y/2 आया, जो एक्चुअली हमारे पास यहां दिया भी हुआ था, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास दिया था। तो इसका मतलब है हमारी चेकिंग बिल्कुल राइट हुई कि जो हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास जो इंटीग्रल इसका ये आया, वही डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो पुरानी चीज हमारे पास आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल ऑफ 1 - 8 कोसेकेंट स्क्वायर 2x dx दिया हुआ है, और कहा है कि इसको भी इंटीग्रेट करें, उसी मेथड से करेंगे जिस मेथड से आप बाकी सारे इंटीग्रेट करते आ रहे हैं। अब जब आप इंटीग्रल इसका लगाएंगे, देखें इंटीग्रल ऑफ 1, साथ ये dx लिखना होता है, इसी तरह -8 को बाहर करें, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 2x, और साथ आपने लिखना है dx। ये बात समझ आ रही होगी आपको, आई एम श्योर, कोई इतना मसला नहीं है। 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो x हो जाएगा। इसी तरह आप जब इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो एज यूजुअल जैसा समझाया था कि इसके एंगल का डेरिवेटिव आपके यहां बाहर होना चाहिए, यानी 2x का डेरिवेटिव वैसे 2 होता है, ठीक है, वो यहां बाहर होना चाहिए। तो इस 2 को प्लेस करने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 करें, यानी मल्टीप्लाइंग तो डिवाइड तो मैंने कर लिया, मल्टीप्लाई के लिए आपने यहां 2 रखना है इन ऑर्डर टू हैव इट्स इंटीग्रेशन स्मूथली। ठीक है, ये तो कट गया, 2 4 are 8, तो x - 4 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, ये देखें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉट थीटा होता है, तो हम यहां इसको कह सकते हैं कि ये माइनस कॉट थीटा, थीटा मींस 2x, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस c, ठीक है, x माइनस प्लस 4 कॉट 2x प्लस c, ये बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। सो इससे मजीद आगे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको करेंगे चेक, यहां इसी तरीके से चेक करेंगे डिफरेंशिएट करके, यानी यहां मैं लिखूंगा चेक, और चेक के बाद ये पूरी वैल्यू डालूंगा जो हमारे पास है, x + 4 cot 2x प्लस c, और अब मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करूंगा, यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्योंकि यहां वेरिएबल हमारे पास x है। ख्याल से करें, पिछली दफा मैंने y की जगह पे भी x लिख दिया था, तो यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, x 4, इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे cot 2x, और डेरिवेटिव हम लगाएंगे c पे भी, और हमारा आंसर स्टूडेंट्स ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है इसका मतलब है वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, याद रखें, आपको मेमोराइज होने चाहिए सारे के सारे डेरिवेटिव। कॉट का होता है माइनस
कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब 2x जो यहाँ एंगल लगा हुआ है। बट यहां आपने गेम खत्म नहीं करनी, आपने इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है, फर्दर डेरिवेटिव यानी 2x का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, बिकॉज 2 आपने शुरू में लिखा, x का डेरिवेटिव है हमारे पास 1, माइनस प्लस माइनस हो गया 1 माइनस 4 कॉसिकेंट स्क्वायर 2x, और इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। 2 4s are 8 यानी 1 माइनस 8 कॉसिकेंट स्क्वायर 2x। खबरदार ये 2 आपने इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज एंगल, एंगल के साथ आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप देखें स्टूडेंट्स, ये वही हमारा सोल्यूशन आया जो हमारे पास दिया हुआ था। इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये वाकई इसका इंटीग्रल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1/2 इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इंटीग्रल पहले तो 1/2 है ना, आप यू करें 1/2 को बिल्कुल ही बाहर निकाल दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे लिए एक हर्डल है, इसको बाहर निकाल लें। इंटीग्रल अप्लाई करते हैं हम किस पर, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, साथ ये dx लिखें। इसी तरह इंटीग्रल कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, इसको लिखें, साथ dx डाल दें। ये हमारे पास हमने लिख दिया। बच्चों कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल जो होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स होता है। अगर हमारे पास इसके इंटरनल यानी जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर हो, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऑलरेडी प्लेस्ड है बाहर, सो वी शुडंट बी वरीड अबाउट इट। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल लिखा वो माइनस कॉट एक्स यहां लिख दिया। इसी तरह कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा कॉसिकेंट एक्स, सॉरी माइनस कॉसिकेंट एक्स, यहां कहीं होगा, ये देखें ये हमारे पास है माइनस कॉसिकेंट एक्स, तो यहां हम लिख देंगे माइनस कॉसिकेंट एक्स और प्लस सी डाल दें आप यहां, बल्कि बाहर डाल दें ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप अंदर भी डाल सकते हैं, बाहर भी, अंदर भी डालेंगे। सी से जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 सी का मतलब कांस्टेंट ही होता है, तो हमारे पास ओवरऑल कांस्टेंट हमने बाहर ही रख दिया। तो बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, माइनस बेशक कॉमन निकाल ले, माइनस माइनस कॉमन निकालें, ये आ जाएगा कॉट एक्स। जब ये माइनस कॉमन निकालेंगे, ये माइनस तो रह गया यहां, कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमने इसको करना है चेक कि ये वाकई सही सोल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों मैं यहां लिखूंगा चेक, और साथ ही यहां मैं वैल्यू डालूंगा -1/2 कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी, ये डालूंगा, और मैं इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। अगर मेरे पास डेरिवेटिव यही आ जाए तो ये वाकई राइट इंटीग्रल था इसका, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो एंटी इंटीग्रल होता है, यानी इंटीग्रल का उल्टा हो जाता है हमारे पास। तो बच्चों हमने यहां लिखना है डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट दोनों साइड, मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे -1/2, इसका भी डेरिवेटिव है हमारे पास कॉट एक्स का, और डेरिवेटिव हम निकालेंगे इसका भी कॉसिकेंट एक्स का, और हम डेरिवेटिव सी का भी करेंगे। सी का वैसे ही डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, और इंटरनल एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, आई एम सॉरी, माइनस कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स, ठीक है। यहां तो वैसे ही सी आ गया, 0 आ गया, करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप देखें -1/2 माइनस कॉसिकेंट एक्स स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हुआ, कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों जब मैं इस माइनस को कॉमन निकाल के बाहर करूंगा, यहां भी एक माइनस है, तो माइनस इसका कॉमन इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो हमारे पास 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि माइनस हमने कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन क्या हो जाना है, चेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, या कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स, एक ही बात है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये वही चीज आई जहां से हमने स्टार्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इंटीग्रल जो हमने फाइंड किया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट।
डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर z बाय 7 और dz। हमने इसका भी इंटीग्रल फाइंड करना है। इंटीग्रल के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम करना है कि ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लें, यानी 1/7 को हमने बाहर लिख लिया। अब आपने इंटीग्रल अप्लाई करना है cos स्क्वायर z, जो साथ ही हमने dz अप्लाई करना है। अच्छा, यहां तक तो चले हमारा आसान है। cos स्क्वायर का इंटीग्रल कुछ नहीं होता और कोई पावर रूल तो हमारे पास है नहीं। यहां चेक करें, कहीं भी cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रल हमारे पास नहीं है। साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, उसमें एक टेक्निक लगती होती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर का, या जैसे cos स्क्वायर z का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है अगर, तो याद रखें आप लोगों ने एक डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या था कि cos 2x 2z, जो कि हमने बात कर रहे हैं z की, तो 2z लेते हैं। 2z होता है, आप लोगों ने इसके 3 फार्मूले पढ़े थे अगर याद हो। एक था cos स्क्वायर z, एक है माइनस साइन स्क्वायर z, एक फार्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा था। एक cos 2z का आपने फार्मूला पिछले साल पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर z, और इसी तरह cos 2z का आपने फार्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वायर z -1। So you must have these 3 formula in your mind every time। क्यों हमने यहां से, क्योंकि हमें तो cos स्क्वायर z चाहिए ना, वो हमारे पास इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। हमने इस इक्वेशन से -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, +1 हो गया, तो 2 cos स्क्वायर z हमारे पास आ गया। तो यहां क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos स्क्वायर z की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको साइन स्क्वायर z का इंटीग्रल फाइंड करना हो, यहां से आपने साइन स्क्वायर z की वैल्यू निकालनी है। ये यहां आ जाएगा, इसको वहां ले जाए, तो फिर इस तरह आप 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे, यानी साइन स्क्वायर z की वैल्यू यहां से निकालेंगे। So this is the way you have to find the value of the cos square z। हम इस वैल्यू को cos square z को इसमें यहां पुट करेंगे और इसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये टेक्निक बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है कि cos 2z + 1/2 और ये dz आप लिख लेंगे। ये टेक्निक आपने बच्चों नहीं बोलनी, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक है, ये अप्लाई होती है साइन स्क्वायर z पर और cos स्क्वायर z पर, तो आपने इसी टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। ये 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है। जब आप इससे ये चूंकि दोनों डिवाइड, इसको भी बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/14। आप इंटीग्रल इस पे भी लगा लें, cos 2z पे भी लगा लें और साथ ये dz लिखें, और इंटीग्रल 1 पे भी लगा लें और साथ ही आप dz लिखें। ये हमारे पास आ गया। अब जब हमने इनका इंटीग्रल फाइंड करना है, बड़े ख्याल से कीजिएगा। व्हाट इज दिस cos 2z? हमने अभी बताया था कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का आप इंटीग्रल फाइंड करें, उसके एंगल का डेरिवेटिव भी बाहर होना चाहिए। मतलब 2z का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 2 बाहर लेकर आए, z का डेरिवेटिव 1 है, यानी 2 1 2, ये 2 आपका बाहर होना चाहिए। चूंकि आप 2 बाहर प्लेस करें, आपको बैलेंस करने के लिए इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये डिवाइड वाला मैंने यहां लिख दिया, यहां 2 आप प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1 dz। अब आपने देखा कि इसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर था, अब आप इजीली cos 2z का इंटीग्रल लिख सकते हैं sin 2z। ये देखें, cos का इंटीग्रल होता है sin x, तो अब cos 2z का हो जाएगा sin 2z, जो डेरिवेटिव इंटरनल है वो उसके अंदर सम हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। तो आपका ये हो जाएगा sin 2z। इसी तरह 1 का इंटीग्रल होगा z और प्लस c कर लें, आप बेशक बाहर ले जाएं इसको। 1/14 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 को इससे करेंगे 1/28 sin 2z। इसी तरह 1/14 को इससे करेंगे 1/14z और आपका ये प्लस c इसी तरह रहेगा। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी आंसर का चेक करना है। मैं इसी वैल्यू को उठाता हूं, ये देखें 1/28 sin 2z + 1/14z
प्लस सी, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, यहां लिख लूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैंने कर लिया ताकि मुझे पता चले कि ये सोल्यूशन यही आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो ये सोल्यूशन यही आया, इसका मतलब है आई हैव डन अ ग्रेट जॉब, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले 1/28 को बाहर लिखे, आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, सॉरी ये विद रिस्पेक्ट टू जी है, ये बातें बार बार मुझसे मिस हो रही हैं क्योंकि हमारे पास जी है ना, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, तो साइन टू जी का हम करेंगे। इसी तरह 1/14 हम जी का डेरिवेटिव करेंगे, इसी तरह डेरिवेटिव हम सी का करेंगे। सी का तो डेरिवेटिव वैसे ही 0 आ जाएगा हमारे पास। साइन टू जी का डेरिवेटिव होता है कॉस टू जी, और इंटरनल यानी टू जी का डेरिवेटिव हमने लाजमी लेना होता है। जब हम टू जी का डेरिवेटिव लेंगे, ये लेना है हमने हर सूरत में, ठीक है। इसी तरह 1/14 ये इसका हमारे पास डेरिवेटिव 1 होगा, ये 0 है। सो हमारे पास 1/28 कॉस टू जी का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2 होता है, 1/14 ये हमारे पास आ गया। सो 2 14s are 28, ये हमारे पास आ गया। अब 1/14 यहां भी है, 1/14 हमारे पास यहां भी है। बच्चों आप लोगों को अगर याद हो, आप लोगों ने डबल एंगल फार्मूला एक पढ़ा था, तो मेरे पास डबल एंगल फार्मूले अभी यहां 2-3 लिखे हुए थे। एक था cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है cos 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, एक cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जो कि मुझे cos चाहिए, तो मैं cos 2x का ये एक फार्मूला 2z का 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 ये लिख लूंगा। ये मैं इस जगह पर डाल देता हूं, देखो 1/14 इस जगह पर डाल दूंगा 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, और ये हमारे पास 1/14 है। तो 1/14 को इससे करेंगे 2 cos स्क्वायर z ओवर 14, 1/14 को इससे करेंगे 1/14, ये भी 1/14 है। तो 1/14 कटा, 2 7s are 14, तो बच्चों हमारे पास cos स्क्वायर z/7 आ गया। यस यही चीज आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये प्रूव हो गया कि ये वाकई ही इसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हम वाकई उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 + tan स्क्वायर थीटा, और आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। जिस तरह साइन स्क्वायर की इंटीग्रल फाइंड करने की एक टेक्निक थी, कॉस स्क्वायर की भी आपको टेक्निक बताई, tan स्क्वायर की भी टेक्निक होती है, क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रल आप देखें कहीं भी मौजूद नहीं होगा, उसको एक टेक्निक से सॉल्व करना होता है। वो टेक्निक क्या है, देखें आपको पता होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आप सब जानते हैं इस बात को। 1 क्या हो रहा है, यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये देखें माइनस हो गया। अब मैं अगर tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिख दूं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल दिया हुआ है हमारे पास tan x, तो जब भी tan आए, वैसे ये पूरा का पूरा 1 + tan स्क्वायर थीटा है, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है हमारे पास d थीटा। अब ये हमारे लिए आसान है सीकेंट स्क्वायर थीटा का, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल जो होता है वो tan थीटा होता है, ये देख ले tan थीटा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था। सो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा सीकेंट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan थीटा और साथ में +c लगा दूंगा, ये आ गया मेरे पास। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने चेक करना है, चेक, ठीक है। चेक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको दोबारा इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी tan थीटा +c का डेरिवेटिव निकालूंगा। सो डेरिवेटिव जो हो जाएगा tan थीटा का, और इसी तरह डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास c का। tan का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये c का डेरिवेटिव वैसे 0 आ जाएगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स प्रूव हो गया
कि ये देखें ये वही चीज है जो हमने जहां से स्टार्ट की थी। इसका मतलब है दिस इज द राइट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस कॉस 4t डिवाइडेड बाय 2, इसका भी हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मेथड है, पहले तो आप 1/2 को बाहर लिख लें और आप इंटीग्रेशन लें 1 का और साथ ये dt लिखें। इसी तरह आप इंटीग्रेशन cos 4t का लिखें, साथ dt लिख लें। ये हमने 1/2 को बाहर लिख दिया, ठीक है, कांस्टेंट था उसको हमने इजीली बाहर लिख दिया। 1 का तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हूं तो t ही आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हूं तो x आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हो थीटा आएगा। लेकिन यहां हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि cos 4t दिया हुआ है, हमारे पास इस cos थीटा का एंगल, cos थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रल sin थीटा होता है, लेकिन इसके इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस होना चाहिए हर सूरत में। ये बहुत दफा मैं बता चुका हूं। सो अब आपने क्या करना है, पहला काम इंटीग्रल ऑफ 1 dt, आपने इस 4t का डेरिवेटिव, 4t का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है 4, ये बाहर प्लेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जब t कर रहे हो। तो चूंकि मैंने अपने पास से ये 4 प्लेस करवाया तो मुझे इसके असर को खत्म करने के लिए डिवाइड 4 भी करना पड़ेगा। अब हम इसका सीधा सीधा इंटीग्रल निकालते हैं। 1 का इंटीग्रल t है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, 1/4 cos का आपको ने वो पढ़ा हुआ है साइन हो जाएगा, वो देखें नंबर 5 पे, तो ये हो जाएगा, लेकिन जो आपने डेरिवेटिव प्लेस कराया वो खत्म हो जाएगा, यानी इसका मतलब है sin 4t हमारे पास हो गया, प्लस c कर लेते हैं। 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2t, 1/2 को इससे करेंगे 1/8 sin 4t, और ये हमारे पास c आ गया। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। बट एक बात याद रखें कि जब हम इसको चेक करेंगे हमारे पास आंसर भी यही आना चाहिए जो हमारे पास ये है। तो आप पहले चेक करने के लिए पहले तो लिखें चेक, फिर आपने ये वैल्यू लिखनी है, जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2t, 1/8 sin 4t और प्लस c हमारे पास है। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल t है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव के लिए 1/2 को बाहर करें, आप डेरिवेटिव t कर लें, 1/8 को बाहर निकालें, डेरिवेटिव आप किसका लगा लेंगे, sin 4t, और आपने डेरिवेटिव c का निकालना है। स्टूडेंट्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, dt कट गया 1, तो हमारे पास आ गया 1/2 और ये 1 आ गया इसका डेरिवेटिव 1/8। sin 4t का डेरिवेटिव क्या होता है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, और आपने इंटरनल का डेरिवेटिव यानी 4t का भी निकालना होगा, यानी ये cos 4t है और आपने डेरिवेटिव निकालना है 4t का, c का तो वैसे ही 0 हो जाएगा। 1 को जब 1/2 से करेंगे 1/2, यहां भी देखें 1/8 cos 4t आ गया, यहां 4 को बाहर रखें, t का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसका मतलब हुआ जो 4 बाहर रखा था उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो बच्चों ये आंसर हमारे पास आ गया 4, 4 2 8, और इन दोनों में से 1/2 आप कॉमन निकालो, बाकी यहां बच जाएगा 1। जब ये 1/2 निकालोगे यहां cos 4t बच जाएगा, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो 1 प्लस cos 4t, और ये नीचे बाय 2 कर लो। तो बच्चों यही चीज हमारे पास आ गई जो हमने स्टार्ट की थी। इसका मतलब है दिस इज द राइट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर, ये पूरा थीटा दिया हुआ है 5x - 1, तो सीकेंट का वैसे भी सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है कि वो tan x होता है हमारे पास, ये पता होना चाहिए क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल tan होगा। ये चीजें आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में बड़ी तफसील से बताई थी, पहले 25-30 मिनट मैंने यही समझाए थे और मैंने इनके प्रूफ भी आपको बताए थे। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इंटरनल का डेरिवेटिव हमें बाहर प्लेस करना है। आप देखें ये हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर 5x - 1, 5x - 1 का डेरिवेटिव होता है 5, 5x का डेरिवेटिव 5 - 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आपने बाहर प्लेस किया, क्योंकि आपने 5 अपने पास से प्लेस किया तो आपको डिवाइड भी करना होगा 5। तो अब आप करें सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है tan थीटा, और ये जम हो जाता है इसके अंदर tan थीटा, थीटा का मतलब हुआ ये पूरा 5x - 1,
प्लस सी लिख ले। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बल्कि ये तो बहुत ही आसान था। मैं तो बल्कि हैरान हूं, इतने आसान सी इंटीग्रेशन इस दफा आप लोगों के लिए रखी है, तो आप लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। आई विश के पिछली आप पढ़ते तो ज्यादा आपको पता चलता कि इंटीग्रेशन में कितने आपके जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। बहरहाल चेक करेंगे आप क्या करेंगे। ये 1/5 tan 5x - 1 प्लस सी ये हमारे पास आ गया। सो पहला काम हम ये करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें ताकि हमारा ये आंसर आना चाहिए। सो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस दफा x वेरिएबल हमारे पास दिया है। तो डिफरेंशिएटिंग के लिए आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, tan 5x - 1 का, और डेरिवेटिव आपने लेना है c का। tan थीटा का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा यही है 5x - 1। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स, आपने इसका डेरिवेटिव भी लेना होता है जो इसका एंगल है, और मैंने ये कई दफा आप लोगों को ये बात बताई है। सी का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा। अब लेते हैं 1/5 सीकेंट स्क्वायर 5x - 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, 1 का वैसे ही 0 हो जाएगा, तो हमें करने की जरूरत नहीं। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए। आप देखें स्टूडेंट्स, ये वही चीज आ रही है जो हमारे पास ये दी थी। इसका मतलब है दिस इज द राइट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, tan 5x plus cos 7x dx। आपने इसका भी इंटीग्रल फाइंड करना है। सो यू हैव टू गो विद द सेम वे। आप लोगों क्या करेंगे, इसके ऊपर भी इंटीग्रल लगाएंगे। पहले इंटीग्रल tan 5x, साथ ये dx लिखेंगे, और आप ये इंटीग्रल इस cos 7x dx पे भी लगाएंगे, दोनों पे लगाएंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके इंटरनल का डेरिवेटिव होना चाहिए। tan का वैसे ही इंटीग्रल आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x होता है, ये नंबर 10 पे आपके पास दिया हुआ है। तो लेकिन पहले आपके पास इसके इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस होना चाहिए, which is 5x का डेरिवेटिव 5 होता है। तो आप 5 प्लेस करने के लिए आपको डिवाइड भी 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अपने पास से प्लेस कर रहे हैं। tan 5x और ये हमारे पास 5 है। इसी तरह cos का भी इंटीग्रल sin x होता है, ये देखें। लेकिन आपको इसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस करना है जो कि 7 है। तो चूंकि 7 आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको पीछे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, tan का आप इंटीग्रल वो देखें नंबर 10 पे, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x हो जाएगा, यानी 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x। x का मतलब ये 5x थीटा जो हमारे पास है। तो ये डेरिवेटिव जो इंटरनल है ये जम हो जाता है, मैंने कई दफा बताया आपको। 1/7 cos 7x का हो जाएगा sin 7x प्लस c, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इनफैक्ट क्या करना है हमने, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमने इसका चेक भी करना है ताकि हमें ये पता चले whether this is the right solution or not। अब हमने इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे यहां चेक, ये लगाएंगे, और चेक के लिए हम इसको दोबारा लिखेंगे। ये क्या है हमारे पास 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 5x प्लस 1/7 sin 7x प्लस c, और यहां हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल दिया हुआ हमारे पास। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है कांस्टेंट पे तो डेरिवेटिव नहीं लगता, डेरिवेटिव आपका वेरिएबल पे लगता है। नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 5x इज द 1/7 एंड डेरिवेटिव ऑफ sin 7x इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ c, ये हमारे पास आ गया। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो नेचुरल लॉग ऑफ x का होता है वो 1/x होता है, फिर आपने इंटरनल का डेरिवेटिव भी निकालना होता है। तो इधर भी ऐसे ही होगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा 1/सीकेंट 5x, यानी 1/सीकेंट 5x, और आपने फिर इसका डेरिवेटिव भी लेना है, किसका, सीकेंट 5x। बच्चों अपने डेरिवेटिव आपने पक्के करने, तब जाके इंटीग्रेशन आपकी सॉल्व होती है, ये बात याद रखें। sin x का इंटीग्रल क्या हुआ बच्चों, cos 7x,
फिर आपने इंटरनल का डेरिवेटिव 7x का भी सॉल्व करना है। c का वैसे ही डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखें 1/secant 5x को cos 5x भी कह सकते हैं, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल होता है secant। तो हम ये कह सकते हैं कि ये cos 5x और ये 5 हमारे पास दिया है। secant का डेरिवेटिव होता है, आप लोगों को होगा tan x secant x। आप लोगों को याद होगा क्या होता है, tan x secant x। यस, tan x secant x। अच्छा, इधर आए 1/7 cos 7x और ये इंटरनल का डेरिवेटिव हो गया 7। ये 7 और ये 7 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहां भी सॉरी हमने यहां एक ट्रिक मिस की थी। secant का डेरिवेटिव होता है tan x secant x, फिर हमने इस 5x का भी डेरिवेटिव निकालना था। I'm sorry, इस 5x का डेरिवेटिव भी हमने निकालना था, क्योंकि आपने एंगल का डेरिवेटिव निकालना होता है। ये हमारे पास है 1/7 cos 7x और इसका डेरिवेटिव 7 हो गया। ये 7 कैंसिल हो गए। 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, क्योंकि 5 बाहर आया, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब वो 5 जो बाहर आया वही डेरिवेटिव है इसका। तो आपके पास आया cos 5x over 5 tan 5x। secant को 1/cos भी कहते हैं स्टूडेंट्स, cos 5x। 5x का डेरिवेटिव 5 है और हमारे पास ये आ गया है cos 7x। ये आ गया 5 और 5 आपस में कट गए, cos और cos आपस में कट गए, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा tan 5x प्लस cos 7x। तो आप देखें बच्चों, ये वही चीज आई है जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका राइट इंटीग्रेशन है, तो आप इसको जो है वो समझ सकते हैं कि दिस इज द राइट आंसर, आई एम श्योर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है cot 9y - 3 और हमारे पास जो होल है वो dy से सॉल्व करना है। आपने ये इंटीग्रेशन अगेन एज यूजुअल इसके ऊपर भी लगाना है, cot 9y पे लगाना है और इंटीग्रल इस 3 पे भी लगाना है। अच्छा, साथ dy भी लिखा करें, ये dy लिख लिया, इस पे भी लगाना है। वैसे इसको अगर बाहर रखकर सिर्फ dy पे लगा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा dy पे लगा दिया। स्टूडेंट्स इंटरनल के डेरिवेटिव लाजमी होने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव cot इंटीग्रल। cot इंटीग्रल के लिए इसका डेरिवेटिव बहुत जरूरी है। सो आपको पता है 9y का डेरिवेटिव 9 आएगा, तो आपको ये प्लेस करने के लिए पहले तो 9 डिवाइड करना पड़ेगा और वही 9 आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बैलेंस क्रिएट हो और ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाए, 9y का डेरिवेटिव 9 आ जाए। यहां भी आप अगर यहां कुछ नहीं है 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 3 3 होगा, लेकिन 1 का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, y होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो। चलें जी, अब cot थीटा का डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा, सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा। थीटा का मतलब ये एंगल 9y, ठीक है, -3 और ये हमारे पास y प्लस c। तो हमारे पास बच्चों फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका हमने चेक करना है, चेक, ठीक है। चेक में क्या करेंगे, हम दोबारा इसको लिखेंगे 1/9 नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y -3y प्लस c, ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिए हम करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों सॉरी बोथ साइड तो नहीं है, बट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y लिख लें, क्योंकि y हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को पता है डेरिवेटिव लगाते होते हैं किस पर, हम वेरिएबल्स पे लगाते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर रख लेते हैं, यानी हमारा डेरिवेटिव लगेगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y पे, और इसी तरह 3 को बाहर करें, डेरिवेटिव लगेगा y पे और डेरिवेटिव हमारा कांस्टेंट पे लगेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है, इसने 0 ही आना है। व्हाट इज दिस 1/9
नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे आप लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ गए। 1/sin 9y हो जाएगा, लेकिन आपने इसका डेरिवेटिव भी निकालना है। किसका? sin 9y का डेरिवेटिव निकालना है। इसका तो 1 हो गया, उसका वैसे 0 आ गया, ठीक है। अब आगे sin 9y, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, लेकिन आपने इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव 9y का भी निकालना होगा, यानी 1/9, ये तो 1/sin 9y, साइन का हो जाएगा cos 9y, और इंटरनल, यानी इंटरनल का मतलब है 9y का डेरिवेटिव भी निकालेंगे, और ये तो हमारे पास -3 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखें, cos 9y ओवर sin 9y, cos ओवर sin cot होता है, ठीक है। 1/9, ये cos बाय sin cot 9y, इसका डेरिवेटिव 9 आ जाएगा, -3। तो 9 और 9 आपस में कटे, तो आपका फाइनल जो आया वही चीज जो आपकी जहां से स्टार्ट की थी, यानी इसका मतलब है कि ये जो हमने सॉल्व किया ये इसका राइट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही निकला है हमारे पास। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकिन उससे पहले हमारी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। इस दफा हमने किसी भी चीज को चेक नहीं करना डेरिवेटिव फाइंड आउट करके कि क्या ये वाकई राइट इंटीग्रल निकला है, नहीं, सीधा सीधा हमने इंटीग्रल्स निकालने। तो हमारे ऊपर लटकती भी एक जो तलवार थी, वो इस दफा हम उससे आजाद हो चुके हैं डेरिवेटिव की। तो सीधा सीधा आपने दोनों का इंटीग्रल फाइंड करना है। लेकिन देखिए, बिफोर डूइंग दिस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट आप इंटीग्रल नहीं निकाल सकते, इसका कॉट का भी नहीं निकाल सकते यार। साइन स्क्वायर की भी मैंने टेक्निक बताई, कॉस स्क्वायर की भी मैंने टेक्निक बताई, tan स्क्वायर की भी टेक्निक मैंने बताई थी। मैंने कहा था आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के। आप 1 को अगर वहां ले जाएं तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों वैल्यूज हमने लगानी है, क्योंकि जब ये दो वैल्यूज इधर लगेगी, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास है, इसी तरह कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल भी हमारे पास है। ये दो इंटीग्रल्स हमारे पास मौजूद हैं, बट tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले tan स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू, ये सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि एंगल तो यही लगाएंगे -1, और इसी तरह कॉट का लगाएंगे कॉसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा -1। तो ये साथ d थीटा हम लिख लेंगे। तो थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये देखें, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा, इसी तरह प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर, इंटीग्रल इसमें भी अप्लाई करें, अभी ना करें, कॉसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा -1 और -1 हो जाएगा -2। तो बच्चों ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, तीनों का सेपरेटली इंटीग्रल फाइंड करना है, यानी इसका भी इंटीग्रल निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा d थीटा, इसी तरह इसका भी निकालेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा d थीटा, और इसका भी निकालेंगे, 2 बाहर रखें, d थीटा का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर ले। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आपने कांस्टेंट बाहर रखना, d थीटा का इंटीग्रल आपने सीधा सीधा निकाल देना है, बल्कि इस जगह पे 1 लिखने ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब बिफोर डूइंग दिस यू हैव टू मेक श्योर whether you got the derivative of its angle or not. If you don't have the derivative of its angle, obviously you cannot do it. आपने 2 थीटा का डेरिवेटिव बाहर प्लेस करना है, which is 2। इसी तरह 2 थीटा का डेरिवेटिव which is 2, तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड, ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 2 थीटा, यहां 2 प्लेस कर दिया, इसी तरह यहां भी डिवाइड 2 करेंगे, क्योंकि हमने इसका भी 2 प्लेस करना है, कॉसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा, और ये 2, और इसका तो वैसे ही थीटा आ जाएगा प्लस c हमारे पास है। अब देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या हुआ हमारे पास, tan x tan थीटा, यानी इसको हम tan थीटा यानी 1/2 tan थीटा, थीटा हमारे पास 2 थीटा है, और इसी तरह हम इसको भी 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर का क्या हुआ, ये देखो
कॉसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट थीटा, तो हम इसका माइनस या माइनस कॉट थीटा, थीटा का मतलब होता है 2 थीटा, ये लिख सकते हैं माइनस 2 थीटा प्लस सी, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों जब मैं इसको अरेंज करके यहां लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 tan 2 थीटा माइनस प्लस माइनस 1/2 कॉट 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस सी, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम इसके गिर्द ये बॉक्स भी डाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 11/2y, यानी एंगल 11/2y दिया हुआ है। साइन स्क्वायर की और कॉस स्क्वायर की मैंने आपको टेक्निक पीछे बताई थी कि इनका डायरेक्ट इंटीग्रल आप लोग नहीं सॉल्व कर सकते। सो इसका एक तरीका होता है कि cos 2 डबल एंगल, मैंने आप लोगों को बताया थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये निकला इसी में से हुआ है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो वो इसमें ऐड करके निकला। ये cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एक हमारे पास ये था। तो यहां से ये साइन स्क्वायर थीटा समझ लें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं हम, ये माइनस है, ये वहां जाके प्लस होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, ये वहां जाके माइनस होगा cos 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 इस जगह पे लगा देता हूं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, व्हाट इज थीटा, दिस इज थीटा व्हिच इज 11/2y, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 मैं यहां लिख लेता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अलग कर रहा हूं इसको, तो 2 और 2 कट गए, यानी 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस cos 11y, और साथ ही मैं इसके बाद dy लिख लेता हूं। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये टेक्निक आप लोगों ने यूज करनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इवन कॉस स्क्वायर के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे। अगर कॉस स्क्वायर आ जाता है, यही कॉस स्क्वायर होता है, तो मैं यहां से कॉस स्क्वायर की -1 वहां जाके प्लस करता, 2 जाके वहां डिवाइड हो जाता, मैं ये टेक्निक यूज करता। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 1/2 ये इंटीग्रल आप लगाएंगे 1 पे भी, साथ ये dy लगा लेंगे, इसी तरह इंटीग्रल आप cos 11y पे भी लगाएंगे, साथ dy लगा लेंगे। 1 का इंटीग्रल होता है आपके पास y, क्योंकि यू आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू y। cos थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास, cos थीटा का ये देखें sin थीटा, यानी इसको sin 11y भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा सॉरी एक बात, क्योंकि मैं ये चाह रहा था डायरेक्ट बताऊं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बतानी चाहिए, आप लोगों को यहां इश्यू हो जाएगा। हमें इसका इंटीग्रल करने के लिए इसके अंदर का डेरिवेटिव बाहर प्लेस करना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमने अपने पास से 11 प्लेस कर दिया, तो हमें यहां डिवाइड भी 11 से करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे पास 1/11 लिखा, cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, थीटा मतलब 11y, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। 1/2 अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, वरना ये सॉल्यूशन भी सही है। y/2 1/2 को इससे करेंगे 1/22 sin 11/y प्लस c, यहां भी लगा लें, यहां भी लगा लें। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है नंबर 13, cosecant 11x tan 11x, इस दफा आप इंटीग्रल दोनों को नहीं लेना बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, और ना इन दोनों के प्रोडक्ट का कहीं भी इंटीग्रेशन दिया हुआ आपके पास। जनरली वैसे इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कोई cosecant का मतलब होता है 1/sin थीटा, आप लोगों को पता है, हम लिख सकते हैं, और tan का मतलब होता है sin ओवर cos थीटा, sin थीटा ओवर cos थीटा, ये हमारे पास आ गया dx। तो इससे बड़ा फायदा हुआ, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 1/cos थीटा,
1 बाय कॉस थीटा को सीकेंट थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, थीटा हमारे पास 11x भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रल dx, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इंटीग्रल देखना, और इसका इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस, ये देखें, प्लस सीकेंट x। ये आप लोगों को कल मैंने इसका प्रूफ भी कराया था, ये कैसे बनता है कल मीन्स पिछली एक्सरसाइज में, आप उसको जरा लाजमी देखिएगा। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आएगी ये बना कैसे था, क्योंकि मैंने ये सारे प्रूफ करा के आपको दिए पिछली 3.1 में। तो बच्चों इसका पहले इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, तो इंटरनल का डेरिवेटिव 11x का डेरिवेटिव 11 है, तो मुझे 11 प्लेस करने के लिए यहां भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, सीकेंट 11x, तो मुझे 11 प्लेस करने के लिए ये काम करना पड़ा, ठीक है। अब देखें सीकेंट थीटा का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, वो देखें वो लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ tan थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 11x प्लस सीकेंट थीटा यानी 11x प्लस सी कर लें हम। तो बस बच्चों दिस इज आवर सॉल्यूशन। इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन बच्चों जब तक आपको इंटीग्रेशन याद नहीं होगी यू कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं आपकी बुक में बड़े आसान से इंटीग्रेशन दिए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। बिफोर डूइंग दिस आप कॉस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब मैं कॉस को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा tan थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा सीकेंट थीटा भी आ जाएगा। अब एक नॉर्मल आपने कैलकुलेशन जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की वो करनी, जैसे tan थीटा को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास ये कॉस थीटा है, इसको भी 1 बाय कॉस थीटा कहा जा सकता है। ये हमारे पास डी थीटा बाय लिखा हुआ है। देखें कॉस कॉस से कैंसिल हुआ, कॉस कॉस से कैंसिल हुआ। अब आप इंटीग्रल अप्लाई करें, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा और ये साथ डी थीटा लिखेंगे। इसी तरह इंटीग्रल ऑफ 1 साथ आप डी थीटा लिखेंगे। ये हमारे पास आ चुका है। दो डिफरेंट चीजों का इंटीग्रल आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रल आप लोगों को पता है माइनस कॉस थीटा होता है, इसके थीटा का डेरिवेटिव बाहर प्लेस होना चाहिए। थीटा का डेरिवेटिव चूंकि 1 है सो हमें जरूरत नहीं है लाने की, सो ये सीधा सीधा माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये 1 का चूंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं थीटा होगा प्लस सी। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 कोसेकेंट स्क्वायर, ये थीटा है बच्चों आपके पास पूरा थीटा, इस थीटा का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस कॉट थीटा, लेकिन इस थीटा का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। जनरली स्पीकिंग अगर मैं x माइनस 1/3 का डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x, 1/3 बाहर आएगा तो डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 पे। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 का 0 हो जाएगा, यानी 1 आया हमारे पास, 1/3 सॉल्यूशन है, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव 1/3 जो बाहर प्लेस होना चाहिए। सो पहला काम हमने ये किया कि आपने कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1/3 और इसके जो था 1/3 इसको बाहर लिखा। चूंकि आपने अपने पास से 3 डिवाइड किया, आपको 3 मल्टीप्लाई भी यहां करना पड़ेगा, तो 3 इसका इंटीग्रल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होगा माइनस कॉट x, यानी माइनस कॉट x है x माइनस 1/3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और बाकी प्लस सी कर लें आप, तो कुछ नहीं बचा आपके पास, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करें -3 कॉट x माइनस 1/3 प्लस सी। तो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, cos x होल पावर दी है 1/5, यहां दिया हुआ है sin x, ये पावर दी हुई है और इन दोनों का इकट्ठे हम इंटीग्रल नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल अगर पावर रूल एक लग सकता हो, जो कि ये वाला रूल है। लेकिन उस रूल के लिए आपके पावर के अंदर जो वैल्यू दी है उसका डेरिवेटिव इसके बाहर होना चाहिए,
तभी आप पावर रूल लगा सकते हैं, वरना आप पावर रूल नहीं लगा सकते। ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह कराए। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये माइनस साइन तो है ही नहीं है, ये तो साइन है, तो इसको माइनस बनाना है पहले, तो फिर आप इस पे पावर रूल लगा सकेंगे, वरना नहीं लगा सकते। सो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की होल पावर दी हो, साथ उसके इंटरनल का डेरिवेटिव बात दी हो, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो एक ही काम किया करें, पावर रूल लगाया करें, और कुछ भी रूल इसमें नहीं लगता। सो अब इसमें क्या होगा, देखें, आपको इसके इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर प्लेस करने के लिए यू मस्ट हैव माइनस साइन विद दिस। सो अपने पास से अगर आप माइनस साइन लगा लेते हैं, अगर आप अपने पास से ये माइनस साइन लगा लेते हैं, सो आपको एक माइनस बाहर भी लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, यानी ये बैलेंस क्रिएट करता है। तो अगर ऐसा हो गया, अब देखें इसका डेरिवेटिव ये है, अगर इसका डेरिवेटिव ये हो तो फिर इसमें लगता है पावर रूल नंबर 1 वाला, यानी cos x की होल पावर 1/5 + 1 डिवाइडेड बाय 1/5 + 1, और यहां लिखेंगे प्लस c। सिंपल। 1/5 में जब आप 1 ऐड करेंगे, आप पैसा कैल्शियम लेके करके देख लें, तो ये 6/5 आ रहा है, 6/5, यहां भी 6/5, यानी cos x की पावर 6/5 और यहां भी 6/5 प्लस c। तो बच्चों फर्दर मोर आपका 6/5 जो कि डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे ये आके 5/6 हो जाएगा। cos आप 6/5 इधर भी लगा सकते हैं बच्चों, इसका मतलब भी होल पावर ऑफ 6/5 होता है, प्लस c। बच्चों ये हमारा फाइनल रिजल्ट इसका आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक नया क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। इफ यू हैव द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल फंक्शन ऑफ द पावर after that particular value, so you should go for this method, number 1 method, which is power rule. I hope आप लोग समझ गए। Dear students, question number 17 है e power y sin e power y dy। अब वैसे जनरली स्पीकिंग एकदम अगर आप देखें तो इसमें एक इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगता है, उससे ये सॉल्व होगा, लेकिन एक मिनट ठहरे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में भी इस एंगल का डेरिवेटिव तो बाहर आपको प्लेस करना होगा, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अभी आपने नहीं पढ़ा। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये ई वाई का डेरिवेटिव होता क्या है? ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई ही होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा ई का डेरिवेटिव ई ही होता है, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो डी ई वाई होना चाहिए। तो अगर फर्ज करो इस ई वाई को, यानी इस ई वाई को मैं बाहर लिख दूं, सो दैट कि इसका ये डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट कर गया भाई। मैंने हमेशा कहा हुआ है कि जब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा किसी का भी आप इंटीग्रेशन करो तो उसके एंगल का डेरिवेटिव आपके पास बाहर होना चाहिए। तो ई वाई का डेरिवेटिव बाहर है तो बच्चों परेशानी की बात नहीं। अब इसका डेरिवेटिव बाहर है तो साइन का इंटीग्रल आपने माइनस कॉस पढ़ा हुआ, यहां का कहां था, ये माइनस कॉस एक्स पढ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, एंगल यही है ई वाई प्लस सी, ये जम हो जाएगा क्योंकि ये उसके इंटरनल का डेरिवेटिव है। सो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। बहुत आसान था ये। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड इट्स आल्सो वेरी इजी, स्वीट, इनफैक्ट स्वीट डिश फॉर यू। आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इस 9 को बाहर रखें, इंटीग्रल लगाएं tan x + 7 का dx। बिफोर डूइंग दिस इसके एंगल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। अब तो मैंने ये 18 क्वेश्चंस में यही बात करा था, x का डेरिवेटिव होता है 1, 7 का 0, यानी 1 बाहर होना चाहिए, 1 ऑलरेडी बाहर है, यू कैन राइट 1, नो नीड ऑफ इट इन फैक्ट। सो अब हमारे पास अगर ऐसा हो गया कि इसके इंटरनल का डेरिवेटिव बाहर है, यानी एंगल का डेरिवेटिव बाहर है, तो tan का इंटीग्रल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x, यानी ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x, का मतलब है ये x + 7, और साथ आप लिख लें प्लस c। तो बच्चों इट वाज सो सिंपल, आपने देखा कि कुछ भी नहीं था, वाज नॉट अ रॉकेट साइंस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। बहुत छोटे टाइम में हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। मैंने जब ये स्टार्ट की थी मेरा ख्याल था 2-1 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इट वुड बी लाइक अ वॉल ऑफ अ सैंड। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड कीप द अदर पीपल नो अबाउट दिस। अस्सलाम वालेकुम।